हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आज हम न्यू एंड फ्रेश चैप्टर एक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका बेसब्री से आप लोगों का इंतज़ार था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ये चैप्टर। और ये चैप्टर जनरली आप लोग पढ़ते नहीं हो, ये क्योंकि हायर क्लासेस में होते हैं। तो हायर क्लासेस में जनरली आप लोग पढ़ते नहीं, क्योंकि 10+2 चैप्टर आप लोग बहुत इजीली पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो, पढ़ाते हो, इसलिए वो इजीली लगता है। लेकिन ये वाला चैप्टर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी आज मैं डिस्कस करूँगा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, नॉट इनऑर्गेनिक, नॉट फिजिकल। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो स्टार्ट होगा आपको ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाऊँगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी तीनों होता है आपका। जनरली मैं पहले डिस्कस कर लूँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी तीनों पढ़ा जाता है। ऑर्गेनिक में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा जाता है, इनऑर्गेनिक में भी कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक होते हैं। कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो फिजिकल स्पेक्ट्रा में पढ़ा जाता है। जैसे ऑर्गेनिक में आपका आ जाता है एनएमआर, आ जाता है मास, आईआर, 13C एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है, नॉट स्कोपी। इसमें जब मैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ाने जाऊंगा तो उसमें तब बताऊंगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्यों बोलते हैं, नॉट फॉर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोमेट्री और स्कोपी में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है अभी मैं जब डिटेल में स्टडी करने जाऊंगा तो मैं बताऊंगा। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे, 13C एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे। एनएमआर में जनरली वही देखा जाता है, एनएमआर का ही पार्ट है 13C। इसमें 1H एनएमआर देखा जाता है और 13C एनएमआर देखा जाता है। मतलब एनएमआर के 2 टाइप है, 1H एनएमआर एंड 13C। तो इसके बाद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर के बाद देखा जाएगा यूवी, देखा जाएगा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा जाएगा। उसके बाद मेनली यही होते हैं ऑर्गेनिक में, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग इतने ही स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका आ जाता है फास्फोरस एनएमआर, फ्लोरीन एनएमआर, उसके बाद आपका फास्फोरस एनएमआर, क्लोरीन एनएमआर, आयोडीन एनएमआर, आयरन एनएमआर, सारे एनएमआर। तो सारे एनएमआर को एक वर्ड यूज किया जाता है इनऑर्गेनिक एनएमआर। इनऑर्गेनिक एनएमआर इन सबके साथ ही पढ़ लेंगे क्योंकि इनसे काफी रिलेवेंट है। तो इनऑर्गेनिक एनएमआर में एक और आ जाएगा आपका साथ ही साथ ईएसआर या ईपीआर। ईएसआर का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस और ईपीआर का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। एनएमआर का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। आप उसके बाद आईआर जानते ही होंगे आप लोग, इंफ्रारेड रीजन, एंड यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, ये हमारा यहां पे आ जाएगा। उसके फिजिकल में आपका आ जाता है रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड ट्रांसलेशनल। ये सारे फिजिकल में आप लोग पढ़े हुए। फिजिकल में जनरली आपका वो एक और पढ़ते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कई लोग आईआर के साथ भी पढ़ते हैं, तो रमन यहाँ भी पढ़ते हैं, लेकिन जो रमन है बेसिकली आपका है फिजिकल स्पेक्ट्रा है। तो ये हमारा स्पेक्ट्रा होती है ओवरऑल, यानी बहुत ही लॉन्गेस्ट चैप्टर है। लॉन्गेस्ट पूरा चैप्टर क्या कहूँ, पूरा सब्जेक्ट ही है। स्पेक्ट्रोस्कोपी ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए पढ़ना क्या है, ऑर्गेनिक में 1H एनएमआर पढ़ना, 13C एनएमआर पढ़ना है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ना, आईआर पढ़ना है, यूवी पढ़ना है, उसके बाद इनऑर्गेनिक एनएमआर पढ़ना है, ईएसआर पढ़ना है, ईपीआर पढ़ना है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल। जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा मैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जनरली अब एक एक स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या है आपके सिलेबस में क्या है उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़िए।
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा भी। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, पहले आप हेडिंग डाल दो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, फिर बाद में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर एएमआर डाले। पहले तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है वो तो हम समझे, तो हेडिंग डाल दीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच में जो इंटरैक्शन होती है, इंटरैक्शन के बीच में जो हमें सिग्नल दिखाई देता है, इस पूरे प्रोसेस को ही बोला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है? लिखो ध्यान से, इंटरैक्शन बिटवीन EMR, EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंटरैक्शन बिटवीन EMR एंड मैटर। मैटर मतलब कोई भी चीज सैंपल लिए हो, कंपाउंड लिए हो, उनके बीच में इंटरैक्शन। इंटरैक्शन बिटवीन EMR एंड मैटर आर कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक। इंटरैक्शन ऑफ EMR विथ या मैटर आर कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ में आई बातें? अब EMR क्या है, मैटर क्या है, अब ये सब तो हमें समझना पड़ेगा। तो ये सब समझेंगे धीरे धीरे। तो पहले हम समझेंगे धीरे धीरे क्या इंटरैक्शन क्या है, EMR क्या है, और किसी भी के बीच में एनर्जी क्या होती है, सब सारी चीजें धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले हम डेफिनेशन समझ गए। डेफिनेशन क्या समझ गए? EMR मतलब जैसे आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसा होता है गामा रेज होता है, लैम्डा रेज होता है, यूवी रेज होता है, एक्स रेज होता है, कॉस्मिक रेज होता है, बहुत सारे ये सब क्या है, ये सब EMR है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब मैटर क्या है? मैटर कोई भी चीज के सैंपल, कोई भी चीज जैसे बेंजीन ही दे रखा है या फिर कोई कंपाउंड दे रखा है, उनके बीच में जो इंटरैक्शन हो रही है, जैसे सपोज यहाँ पे कोई सैंपल दे रखा है, कोई मैटर दे रखा है, और यहाँ पे हम EMR प्रोवाइड करा रहे हैं। इन EMR प्रोवाइड करा रहे हैं मतलब सोर्स ऑफ रेज प्रोवाइड करा रहे हैं। इनके बीच में जो इंटरैक्शन हो रही है, इसी पूरे इंटरैक्शन को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ गए बातें? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है जनरली? चलो इसको नोट डाउन करो, तब उसके बाद लिखाते हैं। नोट डाउन करिए। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से। अब इंटरैक्शन करने के बाद क्या होता है? मैटर में, मैटर है कोई चीज, मैटर है, कंपाउंड है कोई, इसमें क्या होता है? मैटर कोई चीज अगर हमें क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? EMR जैसे ही भी देंगे तो क्या प्रोवाइड करेगा? मोशन होगा। मोटर का मैटर का क्या होगा? मोशन होगा। मोशन होगा तो क्या होगा? एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल जा सकता है। जैसे सपोज दैट ये होता है अपना ग्राउंड स्टेट, GS इसको बोला जाता है। ये होता है एक्साइटेड स्टेट 1 इसको बोला जाता है। दूसरा क्या हो सकता है? एक्साइटेड स्टेट 2 होता है। और मैटर मैं यहाँ पे रखा हूँ, सपोज दैट मैंने यहाँ पे कोई मैटर रखा है, तो मैटर यहाँ पे रखा है, और यहाँ से मैं क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ? EMR मतलब सोर्स ऑफ रेज, यानी एनर्जी प्रोवाइड करा रहा हूँ। सोर्स ऑफ रेज यानी एनर्जी प्रोवाइड करा। अभी हम नहीं बता रहे कौन सा रेज है कौन सा नहीं, बस सपोज दैट जनरल बातें अभी कर रहे हैं। तो EMR हम जैसे ही देंगे, यहाँ पे जैसे ही EMR देंगे, यानी लाइट दिए, कोई भी रेज दिए, तो यहाँ पे क्या मैटर में क्या हो जाएगी? एनर्जी जनरेट हो जाएगी। अब वो एनर्जी क्या होगा? एनर्जी जैसे ही मिला ये भागेगा, किस साइड भागेगा? ऊपर के साइड भागेगा। तो एनर्जी पहुंच गया, कहां पहुंच गया? मैटर पहुंच जाएगा यहां। मैटर क्या हो गया? मैटर कर गया, मामला मैटर कर गया। तो मामला मैटर कर गया, यानी एनर्जी
इस लेवल पे थी, यानी N1 लेवल पे थी, पहुंच गई कहां, N2 लेवल पे। तो यानी ये क्या हुआ, नीचे से ऊपर जाने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन। नीचे से ऊपर जाने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन। यानी मैटर को जैसे ही EMR दिए और EMR देने के बाद मैटर कहां पहुंच गया, ऊपर की साइड पहुंच गया, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाने वाले प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कब हुआ, जब हम क्या दिए, EMR सोर्स ऑफ रेज, यानी एनर्जी। एनर्जी इतना हमें देना पड़ेगा कि ये एनर्जी हमें इतना देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, ये डेल्टा ई, डेल्टा ई से ज्यादा देना पड़ेगा या फिर डेल्टा ई से कम। सपोज दैट अगर डेल्टा ई हमारा 100 किलो जूल की एनर्जी के बराबर है, यानी हमें जो सोर्स ऑफ रेज देंगे 100 किलो जूल वाली एनर्जी वाली रेज देंगे या फिर उससे ज्यादा वाला, कम वाला देंगे, तो यहां तक जाएगा, वापस से रिटर्न आ जाएगा, ऊपर पहुंचेगा ही नहीं। यानी EMR वही यहां पे वर्क करेगा, वही यहां पे वर्क करेगा जो यहां पे एनर्जी लेवल मैटर में बनी होगी, उतना ही मैच करेगा, तभी ये EMR वर्क कर पाएगा, अदरवाइज EMR वर्क नहीं कर पाएगा। कहानी का मतलब क्या है, समझिए ध्यान से। मतलब मैटर में एनर्जी लेवल बने होते हैं, N1 N2 N3। अब ये एनर्जी लेवल जैसे 100 किलो जूल के एनर्जी लेवल का है, यानी हमें EMR कौन सा यूज करना पड़ेगा, जो 100 किलो जूल के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। उससे कम वाला EMR अगर हम यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, जाएगा ऊपर से रिटर्न हो जाएगा, ऊपर से, यानी किसी भी लेवल पे पहुंचेगा नहीं, यानी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। यानी कहानी का मतलब ये है, EMR जो है वो किसी भी मैटर के लिए फिक्स है, किसी भी मैटर के लिए क्या है, फिक्स है। यानी हमें कौन से मैटर कहां पे वर्क करना पड़ेगा, ये मैटर हमारी फिक्स है। कैसे पता है, कितना पता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा, पहले हम समझेंगे। यानी EMR और डेल्टा ई के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो डेल्टा ई और EMR के बीच में रिलेशनशिप क्या है उसको समझिए। यानी एब्जॉर्प्शन तभी पॉसिबल होगा अगर डेल्टा ई इक्वल टू EMR, ठीक है, या तो ये हो या तो फिर EMR की एनर्जी ज्यादा हो एज कंपेयर टू डेल्टा ई। अगर डेल्टा ई की एनर्जी ज्यादा है और EMR हम कम दे रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो कहानी मतलब ये है, ये ध्यान देना इस बात का, इसमें एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होगा। इस कंडीशन में, इस शर्त पर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और इन दोनों पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन अकर, एब्जॉर्प्शन पॉसिबल, ठीक है, एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है। मतलब कहानी का मतलब ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो प्रोवाइड करा रहे हैं, हमें एक फिक्स एनर्जी के ऊपर प्रोवाइड करानी पड़ेगी या उससे बराबर प्रोवाइड करानी पड़ेगी या उससे कम। यानी मैटर क्या है, मैटर हम देखेंगे, मैटर का एनर्जी लेवल चेक करेंगे, क्या एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी लेवल मैच करेगी हम उसी के अकॉर्डिंग EMR यूज करेंगे। जब EMR यूज करेंगे तब हमें क्या होगा, अब ध्यान से सुनिए, अभी हम ध्यान से सुने क्या है, EMR कितना प्रोवाइड कराएंगे, डेल्टा ई कितना होगा। चलिए हो गया ध्यान से। अब ध्यान से ये बात आती है, नेक्स्ट बातें ये आती है कि EMR जो प्रोवाइड करा दिए, मैटर यहां है, मैटर कर जाएगा, मैटर यहां है,
ठीक है, ये है ग्राउंड स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाएगा, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा, ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, ये E1 एनर्जी है, ये E2 एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है E2 माइनस E1, जिसको क्या बोला जाता है, डेल्टा ई बोला जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई, बातें डेल्टा ई बोला जाता है। तो अब ध्यान से देखिए, अब यही जो एनर्जी बन रही है, एनर्जी डेल्टा ई ऊपर जा रही है और फिर कुछ टाइम रहेगा, यहाँ पे कुछ टाइम रहेगा, फिर जैसे एनर्जी उसकी थोड़ी सी लॉस होगी या थोड़ा सा उसकी एनर्जी कम होगी तो तुरंत भाग आएगा नीचे, और जाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन। जाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन, और आने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इमिशन। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन, और ऊपर से नीचे आने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इमिशन। क्लियर रखना इस बात का, ठीक है, क्लियर रखना इस बात का। और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, ऊपर से नीचे, सॉरी नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाने में, नीचे से ऊपर जाने में जो हमें ये इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां से यहां ऊपर जाने में जो चीज दिखाई देती है उसी को बोला जाता है सिग्नल, उसी को बोला जाता है सिग्नल। यानी ये ऊपर से नीचे जाने पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है, अगर क्लियर हमें दिखाई देता है, क्लियर हमें दिखाई देता है और उसी को हम मशीन में रिकॉर्ड करते हैं तो इसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने में जो हमें क्लियरेंस ट्रांजिशन, इसको ट्रांजिशन ही तो बोलेंगे, एक लेवल से दूसरे लेवल जाने को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन बोलेंगे। जो ट्रांजिशन हो रही है, जो क्लियर हम स्पेक्ट्रा में रिकॉर्ड करते हैं, मशीन में रिकॉर्ड करते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, उसी ट्रांजिशन को बोला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है जी, हमने क्या प्रोवाइड कराए हैं, EMR। EMR कितना प्रोवाइड कराए हैं, कितना प्रोवाइड कराए हैं, ये एनर्जी जो गैप है उस एनर्जी गैप के बराबर या उससे ज्यादा। तो क्या हुआ, यहां से यहां ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में जाएगा, यानी ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन आपका अगर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है तो यानी क्या होगा, वही हम स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं, वही मशीन हमारा देखता है तो हम क्लियर दिखाई देते, उसी स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करते हैं। अब वो क्लियर किस पॉइंट पे दिखाई देगा, किस ppm पे दिखाई देगा, किस वैल्यू पे दिखाई देगा, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आया। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इंटरैक्शन बिटवीन EMR एंड मैटर आर कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर हम डिटेल में थोड़ा और गए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, EMR और मैटर के बीच में जो इंटरैक्शन हो रही है, इंटरैक्शन के बाद क्या हो रहा है, ये कहां से लोअर लेवल से हायर लेवल जा रहा है और इसमें इसके बीच में हो रहा है ट्रांजिशन। और इस ट्रांजिशन को क्या करें, जो हमें दिखाई देगी, आंखों से दिखाई नहीं देगी, जो मशीन रिकॉर्ड करेगा, और मशीन रिकॉर्ड कितने पॉइंट पे रिकॉर्ड करेगा, कितने वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा, कब ये जा रहा है, कब ये नहीं जा रहा है, कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल है, कितनी इंटेंसिटीज के साथ जा रहा है, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी रिकॉर्ड करता है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है, नोट डाउन करिए सारी बातें। लिख लिए, चलो अब हमें बात ये आती है, देखो भैया हम आप लोग कहो सर कुछ लिखवा नहीं रहे, लिखवाने का मतलब बुक जो मैं बोल रहा हूँ, बक रहा हूँ ना, वो सारा बुक में लिखा हुआ। आप वही चीज लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप हिंदी में ही उतार लो, हिंदी में ही उतार लो, एज इट इज उतार लो। मैं सच में कह रहा हूँ, नोट्स एक बेस्ट नोट्स रेडी होगी, हिंदी में ही उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें नॉलेज मैटर करता है, लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। हमें नॉलेज से सिलेक्शन होता है, लैंग्वेज से सिलेक्शन नहीं होता। आप चाहे जैसे लिख लो, हमें केमिस्ट्री आनी चाहिए, इंग्लिश आए या हिंदी आए उससे मतलब नहीं है। तो ध्यान दो, जो मैं बोला हूं सब कुछ डिक्टो उतार लीजिए। अगर नहीं लिखे हो दोबारा वीडियो को रिवर्स मारिए और उतार लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि अब रिवर्स मारेंगे, मैं जो जो चीजें बताया हूं वो सारी चीजें आप एक एक पॉइंट लिखिए।
देखो क्या क्या मैंने बताया, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन होती है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच में इंटरैक्शन होता है। कैसा इंटरैक्शन होता है, कब इंटरैक्शन होगा, इंटरैक्शन तो हुआ तो ये तभी ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाएगा, यानी तभी स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड हो पाएगा जब इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी और डेल्टा ई की एनर्जी मैचअप हो जाए, यानी इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी लगभग बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए ईएमआर की एनर्जी, तभी लोअर से हायर जाएगा, लोअर से हायर जाएगा यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाएगा। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जब जाएगा तो यहां पे ट्रांजिशन हमें दिखेगी, हमारी आंखें देख नहीं पाएगी, ये कौन देखेगा, मशीन देखेगा। अब मशीन कितने इंटेंसिटी के साथ दिख रहा है, कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल हो पा रहा है, ये सब बताएगा स्पेक्ट्रा मशीन, और इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। लिख लिए, चलो अब किसी भी, अब हमें पता चल गया स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। अब हम ये पता कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की कंडीशन क्या हो गई। जब आप जनरली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ने जा रहे हैं, जनरली हमारा कॉमन लाइफ में यूज नहीं है, ये जनरली कहाँ यूज होता है, रिसर्च में यूज होता है। हमारे कहीं लैब में नहीं देखोगे, बीएससी में तो खासकर नहीं देखोगे, एमएससी में आप देखोगे, आईआरयूबी भले देख लिए होगे एमएससी में, बाकी एनएमआर एमएनआर नहीं देखे होगे। हालांकि आईआईटीज में रहता है, तो आईआईटीज वाले जो आईआईटी से एमएससी किए उनके पास रहता है, तो वो यूज किए होंगे। बाकी ये सब सारी कहानी कहाँ से, ये यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज क्यों किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिटर्मिनेशन और स्ट्रक्चर के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज किया जाता है इन रिसर्च लैब। कहां पे यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली यूज किया जाता है। किसके लिए, उसके स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, उसके कंपाउंड को पता करने, कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है, क्या स्ट्रक्चर है, ये सारी कहानी कहां पे यूज जनरली यूज किया जाता है, ये हमारा रिसर्च लैब में यूज किया जाता है, ठीक है, इतना पता है। अब जब आप रिसर्च में पहुंचे तो आपको ध्यान में यह होना चाहिए क्या उसकी कंडीशन है, क्या क्या उसके क्राइटेरिया फॉलो होते हैं। जैसे मैंने कह दिया कोई कंपाउंड दे दिया बेंजीन, हमें नहीं पता ना बेंजीन की क्या स्ट्रक्चर क्या नहीं, हमें कुछ ना पता, अननोन कोई कंपाउंड दे दिया, तो आप अननोन कंपाउंड क्या जानोगे, इसका एनएमआर रिकॉर्ड करूं कि आईआर रिकॉर्ड करूं कि यूवी रिकॉर्ड करूं कि मास स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करूं, क्या रिकॉर्ड करूं, हमें इसके बारे में पता चल जाए। तो उसके बारे में हमें क्या आइडिया होनी चाहिए जो हमें जानकारी दे कि ये कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी रिकॉर्ड करूं। तो उसके लिए 3 कंडीशन होती है, लिखो पहले हेडिंग डालो, कंडीशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर एंड डिटर्मिनेशन चेक करने के लिए 3 स्पेशल कंडीशन होती है। क्या स्पेशल कंडीशन है, लिखो हेडिंग डालो, कंडीशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। कंडीशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, पहला कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, 3 कंडीशन होती है। तीनों कंडीशन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तीनों कंडीशन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला कंडीशन जो है आपका बहुत ही फेमस है, पढ़े ही होगे, ईएमआर जिसको पढ़ा जाता है, जिसको बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन बोला जाता है। इसको ईएमआर कौन दिया था, बोहर्स ने दिया था, इसलिए बोहर्स फ्रीक्वेंसी रीजन भी बोलते हैं, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी बोलते हैं, या ईएमआर भी बोलते हैं। तो यानी हमें ये पता होना चाहिए कंपाउंड किस रीजन में आता है, आईआर रीजन में आता है, यूवी रीजन में आता है, एनएमआर रीजन में आता है, कैसे होता है, कैसे पता चलेगा, ये सब हम सारी बातें देखेंगे अभी जब हम बोल्ट्जमैन ने बोहर्स फ्रीक्वेंसी जब हम पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरी बातें क्या होती है, दूसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल, जैसे आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हो तो उसके सारे रूल्स पढ़ते हो, उस रूल्स पे आप फॉलो होते हो कि नहीं होते हो। जैसे आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हो, टीजीटी की एग्जाम देने जा रहे हो, या पीजीटी की एग्जाम देने जा रहे हो, लेक्चरर के एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर नेट गेट जैम जो भी है,
आप देने जा रहे हो उसके पहले आप क्या पढ़ते हो, सिलेक्शन रूल। जैसे आपको पीजीटी की एग्जाम देने जा रहे हो उसका आप सिलेक्शन रूल क्या है, एमएससी होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में यही मांगा है, मेजॉरिटी यही मांग रही पूरे इंडिया में, तो एमएससी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना, सिलेक्शन रूल यहाँ पे क्या कह रहा है, एमएससी प्लस बीएड। ऐसे एनएमआर में भी अगर कुछ है, कुछ सिलेक्शन कुछ न कुछ तो फॉलो करेगा ना सिलेक्शन रूल, तब आप अगर वो सिलेक्ट कर रहा है यानी उस रूल को फॉलो कर रहा है तब हम क्या उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और वो सबका सब स्पेक्ट्रा का अलग अलग सिलेक्शन रूल है, यानी सब एग्जाम का अलग अलग सिलेक्शन रूल है, यहां भी सिलेक्शन रूल अलग अलग है। तीसरी बातें देखेंगे, बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन रेशियो। तीसरी बातें क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट बातें रहेगा, बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन रेशियो। बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन रेशियो देखेंगे। अब बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन रेशियो क्या है, उस रेशियो क्या है, किसी के बीच में रेशियो होता है, क्या रेशियो होता है, वो रेशियो होता है एनजे डिवाइड बाई एनआई। अभी कुछ टाइम में देखेंगे क्या है, ये बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन रेशियो है एनजे डिवाइड बाई एनआई, तो इसको कुछ टाइम में देखते हैं। पहले आप हेडिंग डाल दो, क्या हेडिंग डाल दो, बोहर्स फ्रीक्वेंसी, बोहर्स फ्रीक्वेंसी हेडिंग डाल दीजिए। बोहर्स ठीक है, बोहर्स फ्रीक्वेंसी या इस शॉर्ट में ईएमआर के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रीजन बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन क्या होता है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला रेज कौन सा होता है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला रेज कौन सा होता है, सोच समझ बताओ, सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला रेज कौन सा होता है, बोलो बोलो, सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला रेज कौन सा होता है, चलो देखो ध्यान से, सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला रेज होता है आपका कॉस्मिक रेज। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा कम होता है, कॉस्मिक रेज के बाद फिर और थोड़ा सा कम होता है जिसको एक्स रेज बोला जाता है, फिर धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे कम होता चला जाता है। कम करना है लेकिन इतना नहीं कम करना है, धीरे 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 लगभग न के बराबर पहुंच जाता है, ये होता है कॉस्मिक रेज। एकदम साफ साफ दिख रहा है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज, उसके बाद गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज। सबसे ज्यादा किसकी रेज होती है, ये होता है, सपोज दैट इसको मैंने मान लिया कॉस्मिक रेज होती है। कॉस्मिक रेज के बाद मैंने थोड़ा सा मान लिया ये चलो गामा रेज है, उसके बाद
चलो मैंने मान लिया इतना एक्स रेज है, ठीक है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, एक्स रेज के बाद किसकी आती है, यूवी की आती है, यूवी एंड विजिबल दोनों एक साथ लिखा जाता है। उसके बाद आपका आता है आईआर रीजन आता है, आईआर रीजन के बाद आता है आपका माइक्रोवेव रीजन आता है, माइक्रोवेव रीजन, एमडब्ल्यू लिख देते हैं, एमडब्ल्यू से क्या पता चल जाता है, माइक्रोवेव रीजन पता चलता है, ठीक है। माइक्रोवेव रीजन के बाद आपका सबसे लास्ट में जो आता है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी, सबसे लास्ट में जो आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में आ जाता है। ये आपका कॉस्मिक रेज सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होता है, जो जहां कहां से निकलता है, सन रेज के बराबर होती है, और सन रेज के बराबर नहीं, ये सन रेज से ही निकलता है, यानी सूर्य की किरणों से ही निकलता है, इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी वाला होता है। उसके बाद आपका आता है गामा रेज आता है, गामा रेज भी बहुत खतरनाक एनर्जी वाला रेज है, बहुत ज्यादा एनर्जी वाला रेज है, यानी उसके बाद एक्स रेज आती है। एक्स रेज कैसे आती है वो मूवी में बता चुका हूं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके होंगे, बहुत ही खतरनाक वाली एनर्जी होती है एक्स रेज। उसके बाद आपका आता है यूवी विजुअल रेज, उसके बाद एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है, यानी यहां पे एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा एनर्जी इस साइड है। इधर क्या है, सबसे ज्यादा हाई एनर्जी है, और इधर क्या है, सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला, लो एनर्जी वाला है। और पूरे सिस्टम में यानी पूरे यूनिवर्स में सबसे खतरनाक एनर्जी वाला रेज कौन होता है, कॉस्मिक रेज होता है। तो कॉस्मिक रेज यहां पे सबसे मैं आगे दिखाया हूं। उसके बाद रेज की बात करूंगा, गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है, उसके बाद यूवी विजुअल रेज होती है, यूवी और विजुअल साथ में लिख देता हूं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, तो अलग अलग है लेकिन साथ ही में रिकॉर्ड किया जाता है। आईआर माइक्रोवेव रीजन, उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, यानी देखा जाए कॉस्मिक रेज से इधर इधर जाने पे एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ नहीं रही, घट रही, सॉरी, एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। जब एनर्जी घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अभी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बारे में सारा रिलेशनशिप भी मैं निकालूंगा, ठीक है। एनर्जी मैं सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला पूछूंगा तो आपका आंसर कॉस्मिक रेज होगा, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मैं पूछूंगा आपका आंसर रेडियो फ्रीक्वेंसी होगा, इसलिए उसका नाम ही पड़ चुका है रेडियो फ्रीक्वेंसी, सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, तो मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताता हूं। चलो पहला पॉइंट लिखो, EMR have fixed region, EMR have fixed range and fixed region, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे किसी भी कंपाउंड का हम स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, हमें नहीं पता NMR इसका निकालें कि IR इसका निकालें, इसका UV निकालें, इसका क्या स्पेक्ट्रा स्टडी करें, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, उस मैटर का रेंज क्या है, उस मैटर किसके रेंज में आता है, NMR के रेंज में आता है, सॉरी IR के रेंज में आता है, UV विजुअल के रेंज में आता है, एक्स रेज के रेंज में आता है, गामा रेज के रेंज में आता है, किसके रेंज में आता है, वो जिसके रेंज में आएगा वो मैटर वो स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब तीसरी बात ये है अलग अलग जो रीजन है उसके लिए अलग अलग स्पेक्ट्रा है, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रा है। जैसे मैटर कोई भी कंपाउंड का अगर जो रीजन आ रहा है IR रीजन आ रहा है, तो IR रीजन के लिए तो क्या स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने जाओगे, IR रिकॉर्ड करने जाएंगे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी रिकॉर्ड करने जाएंगे। अगर किसी सैंपल किसी कंपाउंड में एक्स रेज रीजन में आ रही है
तो क्या रिकॉर्ड करने जाऊंगा मैं, एक्स रेज यानी एक्सरे डिफ्रैक्शन या एंड सो ऑन, वो रिकॉर्ड करने जाऊंगा। तो ध्यान रहे ये बात का, जो मैटर होता, जो कंपाउंड होता, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता, जनरली आपका यूवी विजुअल से रेडियो फ्रीक्वेंसी तक होता है। एक्स रेज आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जनरली यूज किया जाता है, और गामा रेज और कॉस्मिक रेज के लिए इतनी ज्यादा हाई एनर्जी वाला है वो किसी के लिए यूज जनरली नहीं किया जाता। ठीक है, तो नहीं किया जाता। तो यानी हर मैटर का अलग रेंज है, अलग ईएमआर है। अब वो मैटर का रेंज जिससे मैच कर जाएगा उसी का उसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे किसी भी मैटर का आपका माइक्रोवेव रीजन में आ रहा है तो उसका वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सा रिकॉर्ड करने जाओगे, जो माइक्रोवेव में हो उसका रिकॉर्ड करने जाएंगे। माइक्रोवेव में कौन होते हैं जनरली, ईएसआर, ईपीआर, ये सब होते हैं माइक्रोवेव रीजन में, यानी उसका हम रिकॉर्ड करने जाएंगे ईएसआर, ईपीआर। ठीक है, सारी बातें क्लियर। अब दूसरी बात ये क्या है, हर रीजन का अपना अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी है। हर रीजन का अपना अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे क्या है, यूवी अगर रीजन में आता है तो कौन सा आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी रिकॉर्ड करने जाओगे, यूवी विजिबल रीजन। आईआर रीजन में आता है तो कौन सा रिकॉर्ड करने जाओगे, आईआर रीजन। माइक्रोवेव रीजन में आ रहा है तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका ईएसआर, ईपीआर आता है, वो उसको रिकॉर्ड करने जाएंगे। अगर आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में आता है तो आप कौन सा रिकॉर्ड करने जाओगे, एनएमआर। कौन सा रिकॉर्ड करने जाओगे, एनएमआर रिकॉर्ड करने जाएंगे। ठीक है, एनएमआर रिकॉर्ड करने जाएंगे। माइक्रोवेव में ईएसआर, ईपीआर नहीं, सॉरी, इसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते। ठीक है, चलो अब ये लिखो, हर रीजन में अपना अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अलग अलग। ठीक है, अब किस रीजन में कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अब उसको नोट डाउन करते हैं। चलो इसको पहले नोट डाउन कर लिए, इसको नोट डाउन कर लिए। पहले एनर्जी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है जी, देखो सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी है, सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी। उसके बाद माइक्रोवेव का, उसके बाद आईआर का, उसके बाद यूवी विजिबल का, उसके बाद एक्स रेज का, उसके बाद गामा रेज का, ठीक है, गामा रेज के बाद कॉस्मिक रेज। ठीक है, ध्यान देना, इधर से इधर जाने पे एनर्जी बढ़ रही है। अब यहां पे एनर्जी उल्टा मैंने लिख दिया हूं, कॉस्मिक रेज इधर रखा था उधर, अब यहां पे। ठीक है, अब इस पे फोकस होना। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है जी, कॉस्मिक रेज की। सबसे कम एनर्जी किसकी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की। सबसे कम एनर्जी किसकी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की। रेडियो फ्रीक्वेंसी, देखो भाई, जिसके पास जितनी एनर्जी रहती है उतना ही काम करता है। आपके पास जितनी ताकत है, जितनी एनर्जी है, उतना ही काम करोगे। ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ताकत रहेगी, ज्यादा काम करोगे, ज्यादा बढ़ चढ़ के काम करोगे, ज्यादा हैवी वेट भी उठा सकते हो। अगर आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा तो 5 किलो का वेट भी नहीं उठा पाओगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पे ये ईएमआर के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी वो रिकॉर्ड करता है, वो उसी के हिसाब से हैवी वेट, कम वेट का उठाएगा। कैसे, समझिए बात को, समझिए, मैंने भूमिका दिया है, उसके हिसाब से आप समझिए। तो देखो ध्यान से, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो आता है सबसे लोवेस्ट एनर्जी। इसकी औकात कुछ नहीं है कुछ कर पाए, इसकी औकात कुछ नहीं है कुछ कर पाए। ये क्या करेगा, बहुत ही कुछ कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन की स्पिन को इधर से उधर कर पाएगा, यानी स्पिन चेंज कर सकता है, या फिर प्रोटॉन की स्पिन को चेंज कर सकता है। ठीक है, बस इतना ही कर सकता है। इसके पास इसकी इतनी ही एनर्जी, इसके बाद इससे ज्यादा एनर्जी नहीं है। मतलब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है दो काम कर सकता है, या फिर प्रोटॉन की स्पिन को चेंज कर सकता है, प्रोटॉन स्पिन चेंज,
या फिर इलेक्ट्रॉन की स्पिन को चेंज कर सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसकी बात ही बस इतनी ही औकात है, बस इसकी इतनी ही औकात है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो, प्रोटॉन की स्पिन अगर चेंज कर रहे हो, प्रोटॉन की स्पिन को अगर चेंज कर रहे हो तो वहां पे प्रोटॉन की स्पिन में क्या होगा, आपको प्रोटॉन कहां मिलता है, न्यूक्लियर में। कहां मिलता है, न्यूक्लियर में। और न्यूक्लियर में मैग्नेट किसकी वजह से बनता है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उसकी वजह से बनता है। बोलो, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है उसकी वजह से बनता है। यानी मैग्नेट किसकी वजह से बनता है, मैंने बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि सॉरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कि मैग्नेट तभी बनता है कोई भी चार्ज स्पीसीज अगर गोल 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 घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, वो एक टाइम आके वो मैग्नेट बन जाएगा। ये मैं नहीं बोला हूं, ये तो मैं पढ़ा रहा हूं, ये बोला गया है मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने कहा था कोई भी चार्ज स्पीसीज गोल 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 घूम रही है वो क्या बन जाता है, मैग्नेट बन रहा है। और यहाँ पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है, चार्ज स्पीसीज। प्रोटॉन हालांकि चार्ज स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन कोई चार्ज स्पीसीज तो है नहीं, यानी प्रोटॉन चार्ज, यानी मैग्नेट तो बनाएगा, यानी इसका नाम क्या पड़ेगा, प्रोटॉन को अगर चेंज कर रहे हैं इसलिए इसका नाम पढ़ते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्योंकि ये प्रोटॉन कहां पाया जाता है, प्रोटॉन कहां पाया जाता है भैया, प्रोटॉन पाया जाता है न्यूक्लियस में, और वो प्रोटॉन बनाया है न्यूक्लियस का मैग्नेट, और मैग्नेट वो चेंज कर रहा है, कौन, रेडियो फ्रीक्वेंसी। वो मैग्नेट को इफेक्ट कौन पहुंचा सकता है, उस मैग्नेट को, उस मैग्नेट को रेडियो फ्रीक्वेंसी ही पहुंचा सकता है। क्योंकि वो क्या है, उसकी बहुत ही कम औकात है, उसकी औकात इतनी है बस प्रोटॉन की स्पिन को चेंज करेगा। जब प्रोटॉन की स्पिन को जो चेंज करेगा, जो प्रोटॉन पहले से मैग्नेट बना रखा था, अब वो मैग्नेट क्या होगा, थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होगी प्रोटॉन की स्पिन के चेंज करने की वजह से। और उस पूरे डिस्टर्बिंग को कहां पढ़ते हो, एनएमआर पढ़ा जाता है, यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। यानी क्या पढ़ोगे, न्यूक्लियस की मैग्नेटिक रेजोनेंस पढ़ेंगे। अब साथ ही साथ इसकी इतनी औकात है, प्रोटॉन को भी करेगा और साथ साथ इलेक्ट्रॉन को भी घुमा सकता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को चेंज कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन की स्पिन को चेंज करेगा वो तब हम पढ़ते हैं, वहां कहां पे पढ़ते हैं, ESR में पढ़ते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस में पढ़ते हैं ESR या EPR, दो जगहों पढ़ते हैं, ESR या EPR पढ़ते हैं। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस या इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस या इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। माइक्रोवेव क्या करेगा, माइक्रोवेव में क्या होगा, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि मैंने बोला था सबसे लोएस्ट एनर्जी मैंने यहां बताया रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी बढ़ी हुई मिलेगी माइक्रोवेव में। अब ये क्या काम करेगा, ये तो चेंज ऑफ ओरिएंटेशन, यानी अब पूरे मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन को अदल बदल सकता है, यानी लुढ़क सकता है, यानी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकता है। अभी यहां पे इतनी कम एनर्जी थी, सिर्फ स्पिन यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही चेंज कर पा रहा था, अब मॉलिक्यूल को भी ओरिएंटेशन चेंज कर सकता है। यानी क्या प्रोवाइड करा सकता है, ये प्रोवाइड करा सकता है चेंज इन ओरिएंटेशन। चेंज इन ओरिएंटेशन प्रोवाइड करा सकता है, यानी इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं रोटेशनल, रोटेट ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंटेशन को चेंज कर सकता है, इसलिए इसको कहां पढ़ा जाता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ा जाता है। जब रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, एनएमआर किसके रीजन में आता है, एनएमआर रेडियो फ्रीक्वेंसी के रीजन में आता है। ESR किसके रीजन में आता है, ESR रेडियो फ्रीक्वेंसी के रीजन में आता है। माइक्रोवेव किसके रीजन में आता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के रीजन में आता है। तो ये सब पूछा जाता है। अब IR को तो आप लोग जानते ही हो, IR को आप लोग जानते हो, IR को IR इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन में कोई आता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा जाता है।
इसमें क्या से चेंज कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं चेंज ऑफ कॉन्फिगरेशनल, चेंज ऑफ कॉन्फिगरेशनल, चेंज ऑफ कॉन्फिगरेशनल कर सकते हैं। मतलब सुनिए ध्यान से, सारी बातें हिंदी में लिख लिया करो, मैं बार बार कह रहा हूं, सारी बातें अगर A to Z लिख रहे हो, नोट्स बेस्ट होगा, सिलेक्शन 100% होगा। चाहे इंडिया के कोई सा भी एग्जाम ले लो, स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं बोल रहा हूं, इंडिया का कोई सा भी एग्जाम ले लो, कहीं से भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंडियन लेवल कहीं से कोई सा भी एग्जाम ले लो, कोई सा भी, तो कहीं से भी इधर से उधर नहीं होने वाला, अगर आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो, ठीक है। तो IR क्या कर सकता है, चेंज इन कॉन्फिगरेशन। चेंज इन कॉन्फिगरेशन मीनिंग ये है, अभी हमने क्या देखा, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या कर सकता है, स्पिन को चेंज कर सकता है। और उसके बाद माइक्रोवेव क्या देखा, माइक्रोवेव को मैंने बोला कि वो क्या कर सकता है, माइक्रोवेव कर सकता है रोटेशनल प्रोवाइड कर सकता है, यानी ओरिएंटेशन, यानी इधर से उधर लुढ़क सकता है इधर से उधर। अब ये क्या कर सकता है, अब मॉलिक्यूल इधर से उधर यानी क्या प्रोवाइड कर सकता है, वाइब्रेट प्रोवाइड कर सकता है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके अंदर आता है, यानी IR जो पढ़ते हैं उसको बोला जाता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसके पास इतनी एनर्जी हो चुकी है कि मॉलिक्यूल को इधर से उधर करेगा, तो क्या क्रिएट होगा, वाइब्रेशनल क्रिएट होगा, ठीक है। नोट डाउन करो, तब तक मैं चाय पी लूं, ठीक है। बोलने में बड़ी एनर्जी जाती है भाई। अब देखो यूवी में क्या होगा, यूवी में क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन चेंज में डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया जा सकता है, मतलब अभी मॉलिक्यूल इधर से उधर कर सकते थे, अब इतनी एनर्जी हो सकती है, मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, अब एक्साइटेड स्टेट में भी भेज सकते हैं। इतनी ज्यादा एनर्जी हो चुकी है, एनर्जी पहले मैं लो से हाई धीरे आ रहा हूं, तो यानी एनर्जी अब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं, यानी कैसा होगा ये, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको बोला जाएगा, तो इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एक्सरे क्या करेगा, एक्सरेज क्या करता है, कहां मैं लिखूं, मैं थोड़ा इधर करके लिखता हूं। एक्सरेज क्या कर सकता है बताओ, एक्सरेज क्या करता है, किसी को भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, यानी आयोनाइज कर सकता है। एक्सरेज इतनी ज्यादा एनर्जी है, अब तो मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन को भी खींच लाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करता है। यानी कहां लिखूं, इधर लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन आयोनाइज्ड। तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज करके क्या जनरेट करता है, फ्री रेडिकल या फिर एनायन या फिर कैटायन, यानी इलेक्ट्रॉन को लेना देना कर जाता है। यहाँ पे अब कहानी इलेक्ट्रॉन को लेना देना कर रहा है, यानी रिएक्शन की तरफ बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन अब फ्रेगमेंटेशन होगा या फिर मॉलिक्यूल टूटेगा, मॉलिक्यूल तोड़ फोड़ मचाने वाला अब है, क्योंकि मॉलिक्यूल की मरम्मत करने वाला है, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। तो ये पढ़ा जाता है, इसके अंतर्गत जो पढ़ा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो पढ़ा जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, नॉट स्कोपी। ध्यान देना इस बात को, जब मैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है।
स्पेक्ट्रोस्कोपी और मेट्री में वो क्या है, जब मैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ाऊंगा तब उसी टाइम में बताऊंगा। अभी क्या है, इसके अंतर्गत कौन सी स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ते हैं। एक्स रेज हो गया, उसके बाद क्या आता है गामा रेज। गामा रेज के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, चेंज ऑफ न्यूक्लियर। न्यूक्लियर को ही चेंज किया जा सकता है, ठीक है, न्यूक्लियर को ही चेंज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का चेंज का मतलब कोई इलेक्ट्रिकल न्यूक्लियर है, सर्कुलर में कन्वर्ट कर देता है। इतना ज्यादा एनर्जी वाला अब हो चुका है। अब हालांकि इतना ज्यादा एनर्जी वाला हो चुका तो हमारे काम का वो दिखता नहीं, हमारे काम को रह नहीं जाता, इसलिए वो बहुत ही कम यूज हो पाता है। कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली हम नहीं देखते, लेकिन देखेंगे हायर क्लासेस में, रिसर्च में देखा जाता है, लेकिन उसका हमारे जनरली यूज नहीं होता। ऑर्गेनिक में जनरली यूज तो नहीं होता, ऑर्गेनिक में जनरली यूज बस यहीं तक होता है, एक्सरेज तक होता है, ठीक है। और जनरली कहाँ तक यूज होता है, एब्जॉर्प्शन तक होता है, ठीक है। ये भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री बहुत ही हायर लेवल के कंपाउंड को चेक करने के लिए, यानी उसके मॉलिक्यूल को एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ये सब चेक करना होता है, तभी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी, कॉस्मिक रेज का जनरली हम यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं करते, ठीक है, नहीं करते, ठीक है। चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल टू सर्कुलर, ठीक है। हालांकि इसमें अंतर्गत एक स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, वो भी आता है इनऑर्गेनिक का, शायद आप लोग के सिलेबस में है कि नहीं पता, देखना पड़ेगा। चेंज ऑफ न्यूक्लियर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है वो आता है आपका मास बियर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। उसमें न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल ये सब देखा जाता है। न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल, न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियर की स्प्लिटिंग होती है, सब सारा कहानी वहां पे देखेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो, इसको थोड़ा सा अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक। ठीक है, तो ये समझ में आया बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या कहता है, किसी भी मैटर, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी रिकॉर्ड करने जाएंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी रिकॉर्ड करने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा बोहर्स की फ्रीक्वेंसी किस रीजन में आ रही है, ईएमआर किस रीजन में आ रहा है, आईआर रीजन में आ रहा है, यूबी रीजन में आ रहा है, या रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में आ रहा है, या फिर माइक्रोवेव रीजन में, जिस रीजन में आ रहा है पहले तो चेक करना पड़ेगा। हम तो पहले चेक कर ले, एनएमआर ही चेक कर ले, लेकिन पहले तो ये तो चेक कर ले रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में मैटर है भी कि नहीं है, ठीक है। तो उसको ये सब चेक करना पड़ता है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन से हमें पहली बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन खत्म होती है। ये बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन से हमें क्या पता चलता है, कौन सा रीजन में कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यानी मैटर का अगर हम किसी कंपाउंड का स्टडी करने जाएंगे पहले हम क्या पता करेंगे, रीजन। अगर हम किसी कंपाउंड का रीजन हमें पता चल गया, उससे हमें ये आइडिया लग गया उस कंपाउंड का हमें कौन सी स्पेक्ट्रा स्टडी करनी है, ठीक है। बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन से ये हमें पता चल गया। अब दूसरी कंडीशन है सिलेक्शन रूल। दूसरी कंडीशन है सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।